कॉमन सेंस देखो इतनी भी कॉमन नहीं है। कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन, ये बात बोली थी किसने? वोल्टेयर ने। कॉमन सेंस का मतलब क्या होता है? जो रोजमर्रा के मामले हैं ना, रोजमर्रा के जो मैटर्स हैं, उनके ऊपर साउंड एंड जुडिशियल जजमेंट, ये होता है कॉमन सेंस। आपको एग्जांपल बताता हूं। जैसे देखो, शराब का सेवन करके गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। क्यों नहीं चलानी चाहिए? कॉमन सेंस है, क्योंकि एक्सीडेंट हो सकता है सीधा आप, क्योंकि अगर आपने शराब का सेवन किया है तो आप कंसंट्रेशन नहीं लगा सकते, आप फोकस नहीं कर सकते, दुर्घटना घट सकती है। लेकिन बावजूद इसके इतनी कॉमन चीज है, सबको पता है, लेकिन फिर भी लोग इसे फॉलो नहीं करते। कितने सारे केसेस एक्सीडेंट के ड्रंक ड्राइविंग के कारण होते हैं। आप और एग्जांपल्स देखिए, स्टूडेंट्स के संदर्भ में देखिए। देखो, हम सबको पता है एग्जाम अगर क्लियर करना है तो दो चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, एक प्रैक्टिस, दूसरा रिवीजन। लेकिन फिर भी देखो, कॉमन सेंस को अप्लाई नहीं करते, हम नया नया पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिन चीजों से एग्जाम क्लियर होगा, प्रैक्टिस और रिवीजन, ये चीजें नहीं करते। बहुत कम लोग हैं जो प्रैक्टिस और रिवीजन साथ के साथ करते हैं। तो इसीलिए तो वोल्टेयर ने बोला कि कॉमन सेंस इतनी भी कॉमन नहीं है। डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले देखो, आपको, आपके पूरे परिवार को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। आप में से वो लोग, ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो इस बार इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, और आप में से ज़्यादातर लोगों का 2024 का अटेम्प्ट जो है वो सबसे ज़्यादा सीरियस अटेम्प्ट होगा। तो आप अपना बेस्ट दीजिए इस अपकमिंग अटेम्प्ट में। अक्सर देखो ऐसा देखने को मिलता है कि नया साल जब स्टार्ट होता है ना, बहुत सारी हम शपथ लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ठान लेते हैं कि अब मैं ये छोड़ दूंगा, ये करूंगा या करूंगी। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है ना, हम कॉम्प्लेसेंट हो जाते हैं। अब एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। देखो, बहुत मजबूरी में मैं डिस्कशन छोड़ता हूँ किसी दिन, जैसे ट्रैवल कर रहा हूँ, सुबह सुबह जाना है, बना ही नहीं सकता। जिस दिन मैं घर हूं और फिर भी मैंने डिस्कशन नहीं की तो मुझे आदत लग जाएगी। तो कहने का मतलब ये है, जो भी चीजें आपने ठानी है ना, उसमें कोताही मत बरतना। जिस भी दिन आपने कोताही बरती ना, बस उसके बाद तो चीजें बल्कि और ज्यादा खराब होती जाएंगी। इसलिए जो भी आपका रेजोल्यूशन है उसको आप आखिर तक साथ निभाना, जो भी आपने ठाना है। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ ही दिनों तक गाड़ी चली, फिर उसके बाद फिर से वही आलसीपन, फिर से वही टाइम वेस्ट, वो सब नहीं होना चाहिए। डेट आज की 1 जनवरी 2024 है। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल डिस्कस करेंगे, जो नए क्रिमिनल लॉज में रिफॉर्म्स आए हैं ना, नए क्रिमिनल लॉज आए हैं जैसे भारतीय न्याय संहिता, वो डिस्कशन हमारी बाकी थी, तो आज कॉम्प्रिहेंसिवली ढंग से हम डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगेगा, लेकिन कवर करेंगे उनको। फिर उल्फा के साथ में एग्रीमेंट साइन हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट और असम सरकार का, वो डिस्कस करेंगे। फिर अर्जेंटीना ने मना कर दिया है ब्रिक्स में शामिल होने से, वो डिस्कस करेंगे। और 2 चोक पॉइंट्स, उनकी इंपॉर्टेंस, वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्रिमिनल लॉज रिफॉर्म्स बिल्स के पास हो जाने से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, कंटेक्स्ट की बात हम पहले करते हैं, उसके बाद बेसिक्स जानेंगे। 3 क्रिमिनल लॉज कॉलोनियल इरा के, आईपीसी, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर यानी सीआरपीसी, और सबसे लास्ट में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इन सब को रिप्लेस कर दिया गया है इन लॉज के द्वारा। आईपीसी में क्या था? आईपीसी में ना वेरियस क्राइम्स के बारे में बताया गया है, जैसे आईपीसी सेक्शन 302 मर्डर, और कौन सा क्राइम करने पर कौन सी कितनी सजा हो सकती है, वो सारी चीजें बताई गई हैं आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में। लेकिन अब देखो, आईपीसी को रिप्लेस कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता से। इसका मतलब देखो ये है, पहले जैसे किसी का मर्डर हो जाता था तो पुलिस केस रजिस्टर करती थी आईपीसी सेक्शन 302 के अंतर्गत, करती थी ना, और जज भी सजा सुनाते थे तो इसी प्रकार से सुनाते थे। आईपीसी दफा 302 के तहत अपराधी को मौत की सजा दी जाती है। लेकिन अब ना, पुलिस केस दर्ज करेगी भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत। अब मर्डर के लिए भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 302 नहीं है, सेक्शन 101 है। ये देखो, मैंने पूरी पीडीएफ खोल ली भारतीय न्याय संहिता की। इसमें सारे क्राइम्स और उनके लिए कितनी सजा दी जाएगी वो सब बताया गया है। तो सेक्शन 101 जो है वो मर्डर से संबंधित है। तो अब जज साहब बोलेंगे
भारतीय न्याय संहिता दफा 101 के तहत फांसी की सजा दी जाती है या फिर उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है अपराधी को मर्डर करने पर। सारे सेक्शंस बदल गए हैं। जैसे पहले सेक्शन 420 आईपीसी धोखाधड़ी से संबंधित हुआ करता था, अब भारतीय न्याय संहिता में ये सेक्शन 316 है। और धारा 144 लगाना समझते हो ना, इलीगल असेंबली से संबंधित, अब ये होगा धारा 187 भारतीय न्याय संहिता के अकॉर्डिंग। इसके बाद अब आप दूसरा देखिए, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में क्या होता था, ये सारी चीजें होती थी, जैसे किसी को अरेस्ट करना है, रेड डालनी है, कोई चीज सीज करनी है, बेल कैसे मिलेगी, वो सारी चीजें बताई गई थी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, यानी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स कैसे चलेंगी। अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से। सबसे लास्ट में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, मतलब क्राइम साबित करने के लिए कौन सा एविडेंस कोर्ट में एडमिसिबल होगा, कौन सा नहीं होगा, वो सारी चीजें बताई गई हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में। अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है भारतीय साक्ष्य एक्ट से। सरकार का देखो ये कहना है, ये जो 3 पुराने क्रिमिनल लॉज थे ना, इनमें रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता थी, क्योंकि ये कॉलोनियल ईरा के लॉज थे। अंग्रेजों ने ये कानून बनाए थे और तब से यही चले आ रहे हैं। समय के हिसाब से इनमें रिफॉर्म्स लाने की आवश्यकता है। वैसे देखो, क्रिमिनल लॉज और क्रिमिनल प्रोसीजर ये कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं, मतलब स्टेट असेंबली और पार्लियामेंट दोनों कानून बना सकते हैं। सबसे पहली बार ये बिल्स अगस्त 2023 में मानसून सेशन के दौरान प्रेजेंट किए गए थे, लेकिन बाद में ये बिल्स पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास भेज दिए गए और स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर ने काफी सारी रिकमेंडेशंस दी इन बिल्स के ऊपर। फिर सरकार ने ना विड्रॉ कर लिया इन बिल्स को। सरकार बोली कि यार आपने इतनी सारी रिकमेंडेशंस दे दी, अब पुराने बिल में ये सारी रिकमेंडेशंस ऐड करेंगे तो दिक्कत आएगी। एक काम करते हैं, हम फिर से आपकी रिकमेंडेशंस को कंसीडर करके नए बिल्स पार्लियामेंट में प्रेजेंट करते हैं। और सरकार ने यही किया, बिल्स को फिर से ड्राफ्ट करके रिकमेंडेशंस कंसीडर करके 12 दिसंबर को लोकसभा में बिल्स को प्रेजेंट किया। अब देखो, ये तीनों बिल्स जो हैं वो पार्लियामेंट से पास हो चुके हैं, अब पास हो चुके हैं, समझ गए। अब देखो, थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से चलते हैं। हिस्ट्री क्या है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की हमारे देश में। ब्रिटिशर्स का जब हमारे देश में राज था ना, उस समय ये क्रिमिनल लॉज बनाए गए थे और आज भी चल रहे थे। लॉर्ड थॉमस बेबिंगटन मैकुले, इन्होंने इन लॉज को शेप किया था ब्रिटिश रूल के दौरान। फिर 2020 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ना एक कमेटी गठित की गई थी प्रोफेसर रणबीर सिंह की अध्यक्षता में। मैंडेट ये दिया गया था कमेटी को कि आप इन पुराने लॉज को असेस कीजिए और चेंजेस रेकमेंड कीजिए। फिर फाइनली इस साल के अगस्त में सरकार ने ये बिल्स पार्लियामेंट में प्रेजेंट कर दिए कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर। क्यों आवश्यकता थी नए बिल्स की? एक तो देखो, पुराने लॉज जैसे मैंने आपको बताया कॉलोनियल ईरा के थे। आज समय चेंज हो चुका है, भारत आज़ाद है, टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो गई है, तो समय के हिसाब से इन लॉज में बदलाव आना ही चाहिए था। कुछ सेक्शंस ऐसे हैं जिनका ना बहुत मिसयूज होता है, जैसे सेडिशन लॉ। अंग्रेजों के समय में, अंग्रेजों के राज के समय में ये सेक्शन काफ़ी यूज होता था हमारे फ्रीडम फाइटर्स के अगेंस्ट, बट आज भी सेडिशन लॉ का मिसयूज कर लिया जाता है पॉलिटिकल लीडर्स के द्वारा, पुलिस अथॉरिटीज के द्वारा, नाराजगी को दबाने के लिए, पॉलिटिकल डिसेंट को सप्रेस करने के लिए। नेक्स्ट, पेंडेंसी एंड डिले। देखो, आईपीसी और सीआरपीसी, इनमें ना कई प्रोविजंस ऐसे हैं जिसकी वजह से ना केसेस की पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। तो मतलब कुछ क्राइम्स को साफ साफ डिफाइन करना जरूरी था, प्रोसीजर को साफ साफ डिफाइन करना जरूरी था, ताकि कोर्ट में ना केसेस की पेंडेंसी ना बढ़ती जाए और केसेस के डिस्पोजल में डिले ना हो। नेक्स्ट है लो कन्विक्शन रेट। पुराने क्रिमिनल लॉज के कारण ना कहीं कहीं दिक्कतें थी, गैप्स थे, इस वजह से कन्विक्शन रेट काफी कम थी कोर्ट्स में। नेक्स्ट, ओवर क्राउडेड प्रिजन्स एंड अंडर ट्रायल्स। अब चूंकि देखो केसेस की पेंडेंसी काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो उस वजह से जेलों में अंडर ट्रायल्स की संख्या काफी बढ़ती जा रही थी और जेलें ओवर क्राउडेड हो गई थी। और हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में ना ज्यादा फोकस रिट्रीब्यूटिव जस्टिस पे था। रिट्रीब्यूटिव जस्टिस मतलब अगर किसी ने किसी पर्सन को मारा है तो उसको फिर सजा दी जाए, इस एस्पेक्ट पे ज्यादा फोकस था। लेकिन देखो, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है रिस्टोरेटिव जस्टिस, मतलब कि
जिसने अपराध किया है उसमें रिफॉर्म लाए जाएं, उसको रिहेबिलिटेट किया जाए, इस एस्पेक्ट पे कम फोकस था। लेकिन अब नए कानूनों में ना रीस्टोरेटिव जस्टिस पे भी फोकस होगा कि अपराधियों में रिफॉर्म लाए जाएं, उनको रिहेबिलिटेट किया जाए। सबसे पहले अब शुरुआत करते हैं भारतीय न्याय संहिता से, जिसने रिप्लेस किया है आईपीसी को। अब भारतीय न्याय संहिता में इंपॉर्टेंट चेंजेस क्या हुए हैं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला पॉइंट देखो, आईपीसी में ये सारे जो प्रोविजंस थे ना, मर्डर, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड, असोल्ट, इन सबको बीएनएस में यानी भारतीय न्याय संहिता में रिटेन किया गया है। सेक्शंस बेसिक बदल गए हैं। जैसे आईपीसी में सेक्शन 302 हुआ करता था मर्डर के लिए पनिशमेंट, भारतीय न्याय संहिता में बीएनएस में ये 101 है। लेकिन वो सारे प्रोविजंस इसमें भी हैं, सेक्शंस बदल गए हैं। नेक्स्ट, गैंग रेप की सूरत में ना जो थ्रेशोल्ड है ना, थ्रेशोल्ड एज माइनर समझे जाने के लिए, उसको इंक्रीज कर दिया गया है बीएनएस में। पहले जैसे 16 साल की एज वाले को माइनर माना जाता था गैंग रेप की सूरत में, अब 18 साल की लड़की का रेप होता है, उसे भी माइनर माना जाएगा गैंग रेप की सूरत में। थ्रेशोल्ड की हमने बात की है। पहले आईपीसी में 16 साल तक की लड़की को और अब बीएनएस में 18 साल तक की लड़की को माइनर माना जाएगा गैंग रेप के सूरत में। नेक्स्ट प्रोविजन, बीएनएस में ऑफेंस ऑफ सिडिशन रिमूव कर दिया गया है, इसका काफी मिसयूज होता था। नेक्स्ट, टेररिज्म से संबंधित प्रोविजन। देखो, टेररिज्म से संबंधित प्रोविजन ना अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 में ज्यादा अच्छे से डिफाइंड है। तो भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 113 में ना वहीं से यानी यूएपीए से प्रोविजंस उठा के डाल दिए गए हैं। मतलब कि जो एग्जिस्टिंग डेफिनेशन थी ना यूएपीए में, वही डेफिनेशन बीएनएस के सेक्शन 113 में डाल दी गई है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को ज़्यादा अच्छे से डिफाइन किया गया है, जैसे रिपीट किडनैपिंग, एक्सटोर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, लैंड ग्रैबिंग, ये सब चीज़ें। नेक्स्ट, मॉब लिंचिंग से संबंधित प्रोविजन किया गया है बीएनएस में। जब देखो 5 या फिर उससे ज़्यादा लोग मिलके किसी का मर्डर कर देते हैं या फिर बहुत बुरी तरह से घायल कर देते हैं, रेस, कास्ट, सेक्स, लैंग्वेज या फिर पर्सनल बिलीफ के कारण, तो ये मॉब लिंचिंग है और इसके लिए पनिशमेंट का प्रोविजन किया गया है स्पेशली। नेक्स्ट प्रोविजन, कई बार देखो आपने देखा होगा कि कुछ लोग ना सुसाइड की धमकी देते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कि मेरा काम आप कर दो जल्दी से, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगा। कई बार ऊपर तेल छिड़क देते हैं और प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर सुसाइड की धमकी देकर। अब देखो, इसको ना एक क्रिमिनल ऑफेंस बना दिया गया है बीएनएस में। अगर कोई सुसाइड की धमकी देकर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल को प्रेशराइज करने की कोशिश करेगा ना, तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है भारतीय न्याय संहिता में। नेक्स्ट, हेट स्पीच से संबंधित प्रोविजन था आईपीसी में सेक्शन 153B, इसे रिटेन किया गया है। हेट स्पीच मतलब ऐसी स्पीच जो देखो दो कम्युनिटीज के बीच में नफरत फैलाने का काम करती है। इसे पहले भी क्रिमिनलाइज था, ये चीज पहले भी क्रिमिनलाइज थी आईपीसी में सेक्शन 153B, इसे रिटेन किया गया है एक अलग सेक्शन के अंतर्गत बीएनएस में। अब देखो नेक्स्ट है सुप्रीम कोर्ट के डिफरेंट रूलिंग्स। जैसे ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सुप्रीम कोर्ट की ना अलग अलग जजमेंट्स आई हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे प्राइवेसी को सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट करार दे दिया, सेक्सुअल हरासमेंट का स्कोप इंक्रीज कर दिया, किसे सेक्सुअल हरासमेंट माना जाएगा किसे नहीं माना जाएगा, फोर्स्ड धर्म का कन्वर्जन होता है, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया। तो सुप्रीम कोर्ट की ना इन जजमेंट्स को कंसीडर करके कुछ प्रोविजंस को बीएनएस में यानी भारतीय न्याय संहिता में ऐड किया गया है। नेक्स्ट देखो, कई बार ना रेप और सेक्सुअल असोल्ट से संबंधित केसेस होते हैं। अब उन केसेस की अगर वीडियो कोई बिना परमिशन के लीक कर देता है ना, तो उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है। क्योंकि ना इन केसेस में जो विक्टिम्स हैं उनकी आइडेंटिटी को छुपाने की आवश्यकता होती है। लेकिन आपने वीडियो लीक कर दी, किसी ने वीडियो लीक कर दी बिना परमिशन के, तो उसे 2 साल तक की सजा हो सकती है। ये प्रोविजन किया गया है। अनऑथराइज्ड पब्लिकेशन ऑफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स। नेक्स्ट, पैटी क्राइम्स जो होते हैं, पैटी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स, उनको रीडिफाइन कर दिया गया है। छोटे मोटे क्राइम नहीं होते, जैसे देखो व्हीकल्स की चोरी कर लेना या फिर व्हीकल्स
को खोल के उनमें से कई चीज़ें चुरा लेना, इसके अलावा दुकानों में घुस के चोरी कर लेना, सामान चुरा लेना, कार्गो चुरा लेना, पॉकेट मार लेना, ये सब जो चीज़ें होती है ना ऑर्गेनाइज ढंग से चलती हैं, ऐसे छोटे क्राइम्स, इनको ना रीडिफाइन कर दिया गया है बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में। नेक्स्ट है कम्युनिटी सर्विस। अब जैसे देखो किसी ने ना 5,000 तक की चोरी की है, कोई साइकिल चुरा ली, बाईसाइकिल चुरा ली, उसकी कीमत 5,000 से कम है, तो ऐसे लोगों को ना कम्युनिटी सर्विस की सज़ा दी जा सकती है बजाय जेल भेजने के। कम्युनिटी सर्विस में ना ये सारी चीज़ें होती हैं, जैसे देखो किसी पब्लिक प्लेस की सफाई कर देना, पेड़ पौधे उगाने के लिए ऑर्डर दे देना कि आपको 100 पेड़ उगाने हैं, या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स में जाके स्टाफ की मदद करनी है। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कम्युनिटी सर्विसेज के। इसके अलावा कोई पब्लिक ऑफिशियल को प्रेशराइज करता है ये कह के कि मैं सुसाइड कर लूँगा अगर मेरा काम नहीं किया तो इसके लिए भी कम्युनिटी सर्विस का प्रोविज़न किया गया है। और अगर कोई देखो दारू पी के पब्लिक प्लेस पे जाके हल्ला मचाता है, बोलता है जानते हो मेरा बाप कौन है, तो ऐसे लोगों को भी कम्युनिटी सर्विस की सज़ा दी जा सकती है। तो ये हमने ना इंपॉर्टेंट जो हाइलाइट्स हैं वो डिस्कस कर ली भारतीय न्याय संहिता की। अब भारतीय न्याय संहिता के साथ में जो चैलेंजेस हैं ना, जो कंसर्न्स हैं बिल के पास होने के बाद, उन कंसर्न्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है एज ऑफ क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो आईपीसी में ये प्रोविजन था, 7 साल का जो बच्चा था ना वो चार्जेस फेस नहीं करता था, क्योंकि 7 साल के बच्चे को आपको पता है समझ में ही नहीं आता कुछ, भाई मैं जो कर रहा हूं उसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। लेकिन ना इस एज को इंक्रीज करके 12 साल कर दिया गया है। जैसे देखो पहले ना 7 साल तक के बच्चे को तो वैसे ही छोड़ दिया जाता था, अगर वो कोई चोरी वगैरह करता, कोई क्राइम करता, क्योंकि कोर्ट का मानना था कि 7 साल तक के बच्चे को पता ही नहीं होता कि वो क्या करने जा रहा है, उसके क्या कंसिक्वेंसेस होंगे। अब ना वो एज इंक्रीज करके 12 कर दी गई है। लेकिन एक चीज ये है, अगर किसी की उम्र 7 से 12 के बीच में है, फॉर एग्जाम्पल 11 के बीच में 11 है, और 11 साल का बच्चा कोई क्राइम करता है, फॉर एग्जाम्पल चोरी करता है, तो कोर्ट देखेगी केस बाय केस बेसिस पे कि वो समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है कि उसने क्या किया है, उसने क्राइम किया है, जो किया है वो गलत किया है, इसके गंभीर कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। अगर वो समझता है तो फिर चार्जेस प्रेस किए जाएंगे एज ए नाबालिग, जो भी सजा होती है, नाबालिग जो क्राइम करते हैं वो सजा दी जाएगी। लेकिन अगर वो नहीं समझता है तो उसे छोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट, सिडिशन से संबंधित एस्पेक्ट्स। सिडिशन देखो वैसे तो रिमूव कर दिया गया है, बट सिडिशन से संबंधित कुछ ब्रॉड एस्पेक्ट्स को अभी भी रखा गया है, जैसे कोई पर्सन देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को खतरे में डालता है। अब देखो ये बहुत बड़ी चीज है और वेगली डिफाइंड है, कहीं क्लियरली डिफाइंड भी नहीं है कि इंटीग्रिटी और यूनिटी को खतरे में डालने का क्या मतलब है। तो आपने सीधा सीधा सिडिशन रिमूव कर दिया, लेकिन सिडिशन के जो ब्रॉड एस्पेक्ट्स हैं वो अभी भी रिटेन किए हैं। नेक्स्ट, आपने ये नहीं बताया कम्युनिटी सर्विस क्या है। मैंने तो आपको एग्जांपल्स दिए थे कम्युनिटी सर्विस के, जैसे पब्लिक प्लेस साफ करना, लेकिन सीधा सीधा बताना चाहिए था ना कि कम्युनिटी सर्विस में कौन कौन सी सर्विस ऑर्डर की जा सकती है जज के द्वारा, और कैसे कम्युनिटी सर्विस करवाई जाएगी। नेक्स्ट, भारतीय न्याय संहिता में ना रेप के जो चार्जेस थे ना, रेप के जो प्रोविजंस थे आईपीसी में, उनको तो रिटेन किया गया है। लेकिन देखो पिछले कुछ सालों में जैसे कुछ कमेटीज आई हैं, जस्टिस वर्मा कमेटी थी 2013 में आई थी निर्भया केस के बाद, इस कमेटी की रिकमेंडेशंस को नहीं जगह मिली है भारतीय न्याय संहिता में, जो कि मिलनी चाहिए थी। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आई है रिफॉर्मिंग ऑफेंस अगेंस्ट वुमेन, उसको भी जगह नहीं दी गई है भारतीय न्याय संहिता में, जबकि दी जा सकती थी। लास्ट चैलेंज देखो ड्राफ्टिंग इश्यू से संबंधित है। जैसे देखो आईपीसी में ना सेक्शन 377 हुआ करता था, इंटरकोर्स अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ नेचर, एनी मैन, वुमेन और एनिमल। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ गया था, बट इस सेक्शन को ना बीएनएस में शामिल नहीं किया गया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद। बट अब अगर देखो कोई मैन के साथ में रेप कर लेता है तो उसको एड्रेस करने के लिए कोई प्रोविजन ही नहीं है, समझ गए। यानी मैन के साथ रेप होने पर उसको सजा दिलवाने के लिए, उस क्राइम को सजा दिलवाने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है बीएनएस में। तो ये हमने बीएनएस की यानी भारतीय न्याय संहिता की तो कंप्लीटली बात कर ली। अब इसके बाद बात करते हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को जिसने रिप्लेस किया है। सबसे पहला चेंज देखिए, सीआरपीसी में ना यानी पुराने क्रिमिनल लॉ में एक प्रोविजन था, अब किसी एक्यूज्ड ने ना
जिस क्राइम में वो जेल में बंद है, फॉर एग्जाम्पल चोरी के आरोप में जेल में बंद है और चोरी में मैक्सिमम 5 साल की सजा हो सकती है, तो जेल में 2.5 साल काटने के बाद, उसका केस अभी भी चल रहा है तो 2.5 साल काटने के बाद उसे छोड़ दिया जाएगा, ये प्रोविजन है। लेकिन सीआरपीसी ना ये बोलता है, अगर देखो किसी एक्यूज्ड के ऊपर मर्डर का आरोप है ना, तो फिर इसको नहीं छोड़ा जाएगा आधी सजा काटने के बाद। अब ये जो नया है ना भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसमें यह बोला गया है इवन वो एक्यूज्ड जिनको लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकती है, उम्र कैद की सजा हो सकती है, या फिर एक्यूज्ड के अगेंस्ट एक से अधिक मामलों में कोर्ट की कार्रवाई चल रही है, केसेस चल रहे हैं, तो उसको भी नहीं छोड़ा जाएगा आधी सजा काटने के बाद। कुछ और नए पॉइंट्स देखिए। BNSS में ना कोई भी पुलिस ऑफिसर बोल सकता है कि इनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाए। मेडिकल एग्जामिनेशन किसी का भी करवाया जा सकता है पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट पे, चाहे वो एक्यूज्ड है या फिर विक्टिम है या फिर सस्पेक्ट है या फिर विटनेस है, किसी का भी मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जा सकता है पुलिस ऑफिसर की रिक्वेस्ट के बाद। और नेक्स्ट, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। अब देखो, अगर कोई ऐसा क्राइम हुआ है जिसमें कम से कम 7 साल की सजा हो सकती है, तो ऐसे क्राइम्स में फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को अनिवार्य कर दिया गया है, मैंडेटरी कर दिया गया है। नेक्स्ट, BNSS में ना पहले सिर्फ वो लोग जो गिरफ्तार हुए होते हैं, सिर्फ उनका फिंगर इंप्रेशन इकट्ठा किया जा सकता था, बट अब इवन वो लोग जिनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, उनका भी वॉइस सैंपल, सिग्नेचर, फिंगर इंप्रेशन, ये सब चीजें इकट्ठी की जा सकती हैं। नेक्स्ट, BNSS में ना स्ट्रिक्ट टाइमलाइन रखी गई है कि पैटी क्राइम में अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो या तो 24 घंटे के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाए या फिर छोड़ा जाए। स्ट्रिक्ट टाइमलाइन रखी गई है। तो ये हमने बात की, देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, प्रोविजंस की। अब इश्यूज डिस्कस कर लेते हैं। BNSS के साथ में क्या इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, कंसर्न्स क्या हैं। पहले ना CRPC में ये प्रोविजन था, पुलिस किसी एक्यूज्ड को कोर्ट में प्रेजेंट करती थी ना, तो पुलिस कस्टडी की डिमांड करती थी। अब वो थोड़ा थोड़ा करके मैक्सिमम 15 दिनों की पुलिस कस्टडी कोर्ट दे सकती थी, लेकिन वो एक ही बार में पुलिस को लेनी होती थी। लेकिन अब ये प्रोविजन किया गया है, 90 डेज तक जब एक्यूज जुडिशियल कस्टडी में रहता है ना, तो 90 डेज के दौरान पुलिस कस्टडी की मांग कर सकती है टुकड़ों में भी। जैसे शुरुआत में 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिल गई, फिर 15 दिन बाद फिर से पुलिस ने ट्राई किया, 3 दिन की और मिल गई। इस प्रकार से टुकड़ों में भी पुलिस कस्टडी अब मिल सकती है। नेक्स्ट, पहले ना हैंडकफ यानी हथकड़ी वगैरह लगाती है पुलिस, ये सिर्फ गिरफ्तार करते वक्त लगाती थी, बट अब पुलिस को बोला गया है कि अगर आपको खतरा महसूस होता है तो कोर्ट में प्रेजेंट करते वक्त भी आप हथकड़ी लगा सकते हो, हैंडकफ कर सकते हो। एक और पॉइंट है जो वैसे तो देखो यहीं पे बता देना चाहिए था, ये डिटेंशन ऑफ अंडर ट्रायल वाला पॉइंट हमने डिस्कस किया था ना, कि अगर कोई अंडर ट्रायल है, उसने आधी सजा काट ली है, तो उसको छोड़ दिया जाए। अगर कुछ प्रोविजंस नहीं है, जैसे डेथ सेंटेंस नहीं हो सकती या फिर उम्र कैद नहीं हो सकती, दूसरे प्रोविजंस हैं, तो अब ना, बल्कि अगर किसी ने फर्स्ट टाइम क्राइम किया है, उस अंडर ट्रायल ने अपनी 1/3 भी सजा काट ली है ना, तो उसे 1/3 सजा काटने पे छोड़ दिया जाए। राइट ऑफ द अक्यूज्ड में आता है ये चीज। नेक्स्ट पॉइंट, अभी देखो सीआरपीसी में ना ये प्रोविजन था कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान ना मूवेबल प्रॉपर्टी को सीज कर सकती है, जैसे हथियार है, कैश है, व्हीकल है, इन सब चीजों को सीज करने का पुलिस के पास अधिकार था। BNSS में ना इवन इमूवेबल प्रॉपर्टीज, जैसे कि देखो प्लॉट है, घर है, कोई और प्रॉपर्टी है इमूवेबल, उसको भी सीज करने का अधिकार पुलिस को दे दिया गया है। नेक्स्ट इश्यू देखो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पिछले कुछ सालों में ना स्पेशल कानून भी बनाए गए हैं क्रिमिनल प्रोसीजर के अलग अलग एस्पेक्ट्स को एड्रेस करने के लिए। आपको एग्जांपल देता हूं, टेररिज्म को एड्रेस करने के लिए UAPA है ना, ड्रग रिलेटेड केसेस को एड्रेस करने के लिए NDPS है, अलग से एक्ट है। लेकिन देखो सिमिलर प्रोविजंस को फिर से डिफाइन कर दिया गया है BNSS में। CRPC में सेम प्रोविजन थे, चलो कोई बात नहीं, उनको रिमूव नहीं किया गया, लेकिन ये तो एक मौका था ना, CRPC को रिफॉर्म करके नया बिल आया था, कम से कम नए बिल में जो रिडेंडेंट प्रोविजंस हैं उनको हटा देते तो अच्छा रहता।
नेक्स्ट देखो, पुलिस को ना पावर्स तो बहुत ज़्यादा दे दी गई हैं, अरेस्ट की, सर्च की, सीज करने की, डिटेन करने की, लेकिन जुडिशियल ओवरसाइट इंक्रीज नहीं की गई है। प्रॉपर सेफ गार्ड्स के पुलिस को ज़्यादा पावर्स दे दी गई हैं। तो ये हमने इश्यूज डिस्कस किए BNSS के साथ। तो देखो इस प्रकार से ना दो तो हमने डिस्कस कर लिए, भारतीय न्याय संहिता हमने डिस्कस कर लिया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS हमने डिस्कस कर लिया। ये रह गया अभी भारतीय साक्ष्य एक्ट, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। आज तो अदरवाइज हमारी पूरी डिस्कशन इन्हीं 3 क्रिमिनल लॉज में बीत जाएगी। तो अभी अगला आर्टिकल हम डिस्कस कर लेते हैं, 2 हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिए हैं। अगला जो आर्टिकल है वो देखो, उल्फा के साथ पीस पैक्ट साइन होने से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। कंटेक्स्ट ये है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम ने ना और असम गवर्नमेंट ने मिलके उल्फा के प्रो टोक्स सेक्शन के साथ में एक पीस एग्रीमेंट साइन किया है। देखो मैं आपको ना पहले पूरा बैकग्राउंड बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से इशू समझ में आए। एक बार ये देखिए, उल्फा कहां से निकल के आया? ऑल असम स्टूडेंट यूनियन से एंटी इमिग्रेंट एजिटेशन से निकल के आया। देखो स्टूडेंट्स का ना एजिटेशन स्टार्ट हुआ था माइग्रेशन के अगेंस्ट। असम में ना, असम के रीजन में बहुत सालों से माइग्रेशन चल रहा था, बाहरी लोग आके बस रहे थे। इवन देश के आज़ाद होने से पहले से ही, देश आज़ाद हुआ, पार्टीशन होने पे बहुत सारे माइग्रेंट्स आ गए। आज़ाद होने के बाद भी बांग्लादेश यानी उस समय के ईस्ट पाकिस्तान से लगातार माइग्रेंट्स आकर असम में बसते गए। फिर 71 का युद्ध हुआ तो और भी ज़्यादा माइग्रेंट्स आ गए। तो असम के लोगों को लगा यार हमारा तो कल्चर, आइडेंटिटी, लैंग्वेज सब कुछ खत्म हो रही है, बाहर से आए लोग बसते जा रहे हैं हमारे रीजन में, ऐसे तो हमारा कल्चर सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। तो ना स्टूडेंट्स ने एक एजिटेशन स्टार्ट किया था और उसी एजिटेशन में से ये ऑर्गेनाइजेशन निकल के आती है उल्फा, जिन्होंने हथियार उठा लिए थे और असम को अलग से देश बनाने की ये मांग करने लगे उल्फा वाले कि हमें चाहिए असम एक अलग से देश, इंडिपेंडेंट नेशन। मेन रेडिकल थिंकर्स थे उस समय भीमकांत, बुरागोहेन, अरविंदा राजखोवा, अनूप चेटिया, ये सब। शुरुआत में तो उल्फा ने अपने आप को प्रोजेक्ट किया कि हम तो जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं, बट बाद में ये एक आर्म स्ट्रगल में बदल गया इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट। अप्रोच इनकी वायलेंट थी और 90s में तो बिल्कुल पीक पे था ये उल्फा की इंसर्जेंसी। उस समय तो ये अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे थे असम में, मतलब कुछ इलाकों पे इनका कब्जा था, वो टैक्स वगैरह भी इकट्ठा करते थे। और गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या रहा? फिर देखो 1990 में सरकार ने ऑपरेशन बजरंग चलाया। ऑपरेशन बजरंग के अंतर्गत 1200 जो उल्फा के इंसर्जेंट्स थे उनको अरेस्ट किया गया, असम को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया गया, प्रेसिडेंट रूल इंपोज किया गया और आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट यहां पे इन्वोक किया गया इंसर्जेंसी को खत्म करने के लिए। अब देखो, अगर हम बात करें कि उल्फा का इमरजेंस आखिरकार हुआ ही क्यों, रीजन क्या है? देखो असम की कम्युनिटी ना ये महसूस करती है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा अलग से कल्चर है, लैंग्वेज है, लेकिन हमारी आइडेंटिटी जो है वो कमज़ोर पड़ रही है। फिर ये मैंने बताया कि आज़ादी से पहले ही माइग्रेंट्स आना स्टार्ट हो गए थे, पार्टीशन के दौरान आए, बांग्लादेश वार के दौरान आए और एक्सटर्नल सपोर्ट भी काफ़ी मिला उल्फा को। ऐसा कहा जाता है कि ISI ने उल्फा के मिलिटेंट्स को ट्रेन किया, सपोर्ट किया। पहले तो देखो अलग अलग देशों में इनके कैंप चलते थे, जैसे बांग्लादेश और भूटान में भी, लेकिन बांग्लादेश में आपको पता है शेख हसीना प्रो इंडिया हैं, उनकी सरकार आने के बाद में ये सारे कैंप्स बांग्लादेश की धरती से बंद हो गए। अब सिर्फ उल्फा के कैंप्स म्यांमार में हैं। वहां पे भी ऐसा नहीं है कि सरकार की सपोर्ट से चलते हैं, चोरी छुपे चलते हैं। ISI कैसे सपोर्ट करती है उल्फा के मिलिटेंट्स को? ISI ने ना परवेज बरुआ और कुछ दूसरे उल्फा के लीडर्स को पासपोर्ट इशू किए ताकि वो सिंगापुर, थाईलैंड और दूसरे कंट्रीज में विजिट कर सकें। अब यहां पे देखो कोक्स बाजार और दूसरी जगहों पर जो मदरसे या फिर मस्जिद है ना, वहां पे उनको यूटिलाइज किया जाता है थाईलैंड, म्यांमार, इन सब देशों से हथियार प्रोक्योर करके छुपाने के लिए। नेक्स्ट, कुछ पॉलिटिकल रीजंस भी हैं उल्फा के राइज के। देखो असम गण परिषद की सरकार बनी थी असम में 1985 में। अब ये जो सरकार थी ना, ये उल्फा के प्रति काफी ज्यादा ना सिंपैथेटिक थी, मतलब सहानुभूति रखती थी। तो इस कारण से ना उस समय स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया गया उल्फा के अगेंस्ट। ये कुछ भी करते कोई ज्यादा कार्रवाई नहीं होती। इस वजह से उल्फा की एक्टिविटीज बढ़ती गई। तो ये पॉलिटिकल रीजन भी रिस्पॉन्सिबल हैं।
फिर देखो 2005 में ना उल्फा ने 11 मेंबर्स किया एक पब्लिक कंसल्टेटिव ग्रुप फॉर्म किया, जिसमें कुछ इंटेलेक्चुअल्स भी थे। कमेटी ने ना मीडिएट किया सरकार के बीच और उल्फा के बीच में, लेकिन उल्फा बाद में बातचीत से निकल गई और फिर से हथियार उठा लिए। लेकिन 3 साल बाद यानी 2008 में कुछ उल्फा कमांडर्स जैसे अराबिंदा राजखोवा, इन्होंने ना फिर से पीस टॉक्स की शुरुआत की सरकार के साथ में। लेकिन उल्फा के एक दूसरे लीडर परवेश बरुआ ये पीस टॉक से निकल गए, ये पीस टॉक्स में शामिल नहीं है, यानी उल्फा बट गया। अरबिंदा राजखोवा वाला जो सेक्शन था ना, वो सरकार के साथ बातचीत कर रहा है और पीस एग्रीमेंट साइन हो चुका है। लेकिन एक और बड़े लीडर परवेश बरुआ, इन्होंने अभी भी हथियार उठाए हुए हैं, ये अभी भी भारत के खिलाफ जंग छेड़े हुए हैं। 2012 में ना वो सेक्शन उल्फा का जो ना बातचीत करना चाहता था, इन्होंने ना 12 पॉइंट्स का एक चार्टर प्रेजेंट किया सरकार के सामने कि हमारी 12 डिमांड्स हैं। अब काफी साल बाद 2023 में सरकार ने इन डिमांड्स को रिस्पोंड किया है और पीस एग्रीमेंट साइन हुआ है असम सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और उल्फा के उस सेक्शन के बीच में जो पीस चाहता है। पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में साइन नहीं हुआ है क्योंकि उल्फा डिवाइड हो गई थी, एक परवेश बरुआ का सेक्शन, एक राजखोवा का सेक्शन। तो परवेश बरुआ का सेक्शन अभी भी बातचीत को तैयार नहीं है, वो इंसर्जेंसी जारी रखे हुए हैं। तो जिन 12 पॉइंट्स को माना गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, उसमें से कुछ इस प्रकार से हैं। टोटल 126 असेंबली सीट्स है ना असम में, तो 126 में से 97 जो है उनको रिजर्व रखा जाएगा इंडिजिनस लोगों के लिए, यानी लोकल लोगों के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बात पे भी राजी हो गई है कि हम 1.5 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे, जैसा कि उन्होंने पीस अकॉर्ड में बोला है, और कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स असम में इस्टेब्लिश करेंगे ताकि असम में चारों तरफ डेवलपमेंट आए। सिग्निफिकेंस देखो ये है इस एग्रीमेंट की कि पीस आएगी, मतलब ये क्रिटिसिज्म भी है कि पीस कैसे आएगी। अभी उल्फा का एक और सेक्शन है जिसने पीस एग्रीमेंट नहीं साइन किया है। 1979 से लेकर अभी तक 10,000 लोग अपनी जान खो चुके हैं इस इंसर्जेंसी के कारण, और 9,000 कैडर जो है उल्फा का, उन्होंने सरेंडर कर दिया है। इसके बाद डेमोक्रेटिक प्रोसेस की जीत है, लेकिन कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे इनकम्प्लीट पीस है, परवेश बरुआ ने अभी भी सरेंडर नहीं किया है। क्रॉस बॉर्डर एग्जिस्टेंस, अभी भी म्यांमार में कैंप चल रहे हैं उल्फा के। स्पोर्टिंग लिंक्स, आईएसआई अभी भी सपोर्ट करने को तैयार है। उल्फा का वो सेक्शन जो इंसर्जेंसी जारी रखे हुए है, इनका कुछ दूसरी आउटफिट जैसे हरकत अल जिहाद और इसके अलावा अल कायदा, इन टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिंक है। वे फॉरवर्ड देखो, जो भी प्रोमिस किए गए हैं ना सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उन प्रोमिसेस को पूरा किया जाए और पीस प्रोसेस को कंप्लीट करना जरूरी है। उस सेक्शन के साथ भी बातचीत स्टार्ट की जाए जिसने अभी हथियार नहीं गिराए हैं। इसके अलावा अब वो लोग जिन्होंने सरेंडर किया है उल्फा के कैडर, उनको ना रिहेबिलिटेट करना जरूरी है। समाज में उनका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होना चाहिए, सोशल इंटीग्रेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो अलग थलग पड़ जाएं या फिर उनके पास में जीवन याचिका चलाने के लिए, अपना जीवन चलाने के लिए कोई काम धंधा ना हो। अगर ऐसा होगा तो फिर देखो वो फिर से हथियार उठा लेंगे। और देखो ये जो पीस एग्रीमेंट साइन हुआ है, इसकी इंप्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग होनी चाहिए। तो ये वे फॉरवर्ड हमने डिस्कस किया। इसके बाद देखो आईआर के 2 इश्यूज हैं। एक तो देखो पिछले साल ब्रिक्स का समिट ऑर्गेनाइज हुआ था ना, तो ना उस समय साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रामाफोसा ने ना 6 नए देशों को इन्विटेशन भेजा था। अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड यूएई, इन सबको भेजा था आप भी ब्रिक्स को ज्वाइन कीजिए। और ऐसा लग रहा था कि अब ब्रिक्स के टोटल मेंबर बढ़ के हो जाएंगे 5 + 6 यानी 11। लेकिन अब ना औपचारिक रूप से अर्जेंटीना ने मना कर दिया है कि हम ब्रिक्स की मेंबरशिप हमें नहीं चाहिए, क्योंकि देखो अर्जेंटीना में सत्ता परिवर्तन हुआ, नए प्रेसिडेंट बने हैं जेवियर मिलेई। ये ना चाइना से काफी नफरत करते हैं। ये कहते हैं कि हम कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा नापसंद करते हैं, और ब्रिक्स जो ग्रुप है ना, एक प्रकार से ये एंटी वेस्ट हैं, एंटी वेस्ट ग्रुप है। और इसमें नए मेंबर्स जो ऐड हुए हैं ना, ये चाइना और रशिया के कहने पे ऐड हुए हैं। इनमें देखो वो देश भी शामिल हैं जो यूएसए समेत दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज से टकराते रहते हैं। लेकिन अर्जेंटीना की नई सरकार जो है वो प्रो यूएसए है, इसलिए अर्जेंटीना ने कह दिया कि हम इस ग्रुप में शामिल नहीं होंगे।
वैसे देखो, जब नए मेंबर्स ऐड किए जा रहे थे ना रशिया और चाइना के कहने पर, तब इंडिया के भी कंसर्न्स थे। इंडिया ने ये बोला था कि देखो, प्रॉपर ना रूल्स एंड क्राइटेरिया के आधार पे नए मेंबर्स ऐड किए जाएं। ऐसा नहीं कि मर्जी से किसी को भी ऐड कर लिया, किसी को भी छोड़ दिया। कोई रैशनल क्राइटेरिया तो होना चाहिए। ये इंडिया का स्टैंड था उस समय। वैसे देखो, ब्रिक्स टर्म ना पहले तो काफी ज्यादा सुर्खियों में थी, लेकिन अब ना ब्रिक्स में जो फाउंडिंग कंट्रीज थे ना, जैसे रशिया वगैरह, उनकी इकोनॉमी उतना तेजी से नहीं बढ़ी। रशिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका 5वां देश था जो इसमें ऐड हुआ। साउथ अफ्रीका, ब्राजील, रशिया, इन तीनों की इकोनॉमी ना बहुत तेजी से ग्रो नहीं कर रही है, बल्कि ठप हो चुकी है। हाँ, 2 देश इंडिया, चाइना फिर भी ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमी तेजी से ग्रो हुई है पिछले कुछ सालों में। तो ब्रिक्स जिस वजह से इमर्ज होकर आया था ना, कि ऐसे देशों का ग्रुप जिनकी इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो हो रही है और ग्लोबल इकोनॉमी में डोमिनेट करेंगे ये देश, वो कंसेप्ट आज के समय में रेलेवेंट नहीं है। ऊपर से देखो, अब रिजेक्ट करना रशिया, अर्जेंटीना के द्वारा कि हमें नहीं चाहिए ब्रिक्स की मेंबरशिप, तो ब्रिक्स की जो रेपुटेशन है वो तो देखो खराब हो रही है सीधा सीधा। अब नेक्स्ट इशू देखो ये है, इस पर ना यूपीएससी प्री में क्वेश्चन पूछ सकती है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में है। तो मैप आप ध्यान से देखिएगा, 2 चोक पॉइंट्स को लेकर चर्चा है। एक तो आपको पता है रेड सी रीजन में ना, ये जो रेड सी रीजन है, यहां पे हौथी रिबल्स बहुत सारे शिप्स को निशाना बना रहे हैं इजराइल हमास युद्ध के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए, खास करके इजराइल से आने और इजराइल से जाने वाले शिप्स। लेकिन देखो, बाकी शिप्स को भी वो निशाना बना रहे हैं। हमने ये इशू डिस्कस भी किया था। इस वजह से ना बहुत सारी शिप्स की बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने इस रूट से जाने से मना कर दिया है। अब देखो, रेड सी की इंपॉर्टेंस ना सिर्फ इसलिए है, आपको भी पता है, क्योंकि सुएज कैनल यहां पे है। अगर सुएज कैनल यहां पे ना होती तो बहुत कम शिप्स यहां से गुजरते। इस रेड सी की रीजन ही सुएज कैनल की वजह से, रेड सी की जो इंपॉर्टेंस है वो सुएज कैनल की वजह से ही है। सुएज कैनल नहीं होती तो रेड सी में बहुत कम शिप्स आते। अब देखो, बड़ी कंपनीज के शिप्स यहां से नहीं आ रहे तो इतना घूम के वो जा रहे हैं। 2 हफ्ते ज्यादा का समय लग रहा है, शिपिंग कॉस्ट इंक्रीज हो गई है, कई सारे देशों में जरूरी चीजों के दाम भी बढ़ गए हैं। एक और चोक पॉइंट यहां से है पनामा कैनल। पनामा कैनल में ना ड्रोट कंडीशंस के कारण ना पानी बहुत ज्यादा कम हो गया है, तो बड़े शिप्स यहां से गुजर नहीं पा रहे हैं फिलहाल के लिए। तो यहां से नहीं गुजर पाएंगे बड़े शिप्स, तो उनको भी घूम के जाना पड़ेगा यहां से। तो 2 चोक पॉइंट्स की वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो प्रभावित हो सकती है, ऐसा राइटर का मानना है। ऑलरेडी चाइना में प्रॉपर्टी क्राइसिस, ग्लोबल डिमांड की कमी, इजराइल और हमास के बीच युद्ध और दूसरी तरफ यूक्रेन रशिया के बीच युद्ध, इन सब चीजों के कारण ना ग्लोबल इकोनॉमी में खतरे के संकेत थे। अब एक नया पॉइंट है ग्लोबल इकोनॉमी के खतरे के लिए। इस पर ना यूपीएससी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेती है, पनामा कैनल कौन कौन से ओशन को आपस में जोड़ती है, और सुएज कैनल कौन कौन से ओशन को आपस में जोड़ती है, कौन कौन से देश आसपास हैं इन कैनल्स के, इन पर यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। तो एक बार ये आप ध्यान से देखिएगा। अब लास्ट में क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस देख लीजिए जो आपको अटेम्प्ट करने हैं। ये 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक तो देखो, 2014 में यूपीएससी ने पूछा था सेक्सुअल वायलेंस अगेंस्ट वुमेन से संबंधित। इसमें यह बोला गया है कि काफी सारे लीगल प्रोविजंस हैं महिलाओं के अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस को टैकल करने के लिए, फिर भी इंसिडेंट महिलाओं के अगेंस्ट सेक्सुअल वायलेंस के इंक्रीज हो रहे हैं। कुछ इनोवेटिव मेजर्स बताइए। तो नए जो भारतीय न्याय संहिता या फिर दूसरा क्रिमिनल लॉज में रिफॉर्म्स आए हैं ना, उसको कंसीडर करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फिर उल्फा के साथ जो पीस एग्रीमेंट साइन हुआ है उससे संबंधित है कि इस प्रकार की पीस डील्स जो साइन होती हैं सरकार के साथ में, इनमें क्या इश्यूज होते हैं उनको डिस्कस करना है। फिर आपको लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन बताने हैं। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन, और एक बार फिर से आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। इसी साल आपका सर्वश्रेष्ठ निकल के आएगा और यही साल आपका सिलेक्शन इंश्योर करेगा। अगर देखो आप इस बार अटेम्प्ट दोगे तो फिर रिजल्ट तो इस साल नहीं आएगा, रिजल्ट तो अगले साल आएगा, लेकिन मेंस आप दे चुके होगे इसी साल। तो इसलिए अपना बेस्ट दीजिए आने वाले इस 1 साल में। कई बार ऐसा होता है ना, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन अपना बेस्ट देना हमारे हाथ में है। तो बस यही चीज़ आपको करनी है। कैसी लगी आपको डिस्कशन, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज की इस डिस्कशन में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।